नमस्कार प्यारे भैया। आज हम कक्षा 12 के अंदर बायोलॉजी विषय के अंदर मानव उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उत्सर्जन और विक्षेपण के अंदर अंतर देख लेते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी है जो जिसका क्लियर होना आवश्यक है। उत्सर्जन तंत्र का और विक्षेपण का मतलब सिंपल सा अगर अपन आहार के रूप में देखते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई भोजन लेते हैं तो भोजन लेने के बाद उस भोजन का पाचन होता है और कुछ भाग का पाचन नहीं होता, तो अपच भाग को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया विक्षेपण कहलाती है। उसके पश्चात जो भाग बच जाता है उससे हमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड ये सब मिलते हैं। तो इन चीजों का बाद में उपापचय होता है हमारे शरीर के अंदर, और इनके उपापचय के पश्चात जो उपापचयी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उन उपापचयी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, यह है उत्सर्जन का सिंपल सा मीनिंग। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी देखेंगे अपन, समस्थापन वगैरह ये। तो पहला है होमियोस्टेसिस या फिर समस्थापन। हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने की प्रक्रिया, जिसके अंदर जल, लवण की सांद्रता, हमारा तापमान, हमारे हार्मोन, हमारे एंजाइम, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीजें चल रही है उनको बिल्कुल एज इट इज चलाए रखने की जो प्रक्रिया है वो होमियोस्टेसिस कहलाती है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर दो एस्पेक्ट आते हैं, एक आता है जल और एक लवण। यानी जल और लवण की सांद्रता को हमारे शरीर के अंदर बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है परासरण नियमन। परासरण संरूपक और नियामक, ये इसी के दो पार्ट है। जैसे कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लवणीय जल की मछलियां होती है जिनके शरीर के अंदर का जो तापमान होता है, उनके शरीर के अंदर का जो लवण और जल की सांद्रता होती है वो सांद्रताएं कैसे होती है कि भाई बाहरी जो वातावरण है उसके अनुसार बदल जाती है, बाहर जो सांद्रता है उसके अनुसार बदल जाती है। इन मछलियों को छोड़े तो कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो लोअर प्राणी होते हैं, उन प्राणियों के अंदर भी ऐसा ही होता है कि बाहर लवण की सांद्रता कुछ है वही बॉडी के अंदर हो जाएगी, यानी कि जो बाहर है वैसा हमारे शरीर के अंदर वो ढाल लेंगे। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे मनुष्य को ले लो आप, उसके अंदर जल की सांद्रता, लवण की सांद्रता हमेशा एक फिक्स है, एक फिक्स क्राइटेरिया रहता है। वैसा ही उसके अंदर चाहे बाहर कैसा ही वातावरण हो, चाहे बाहर कैसा ही तापमान हो, हमारे अंदर का तापमान हमेशा फिक्स रहेगा। तो लवण और जल, इन दोनों की सांद्रता को हमारे शरीर के अंदर बनाए रखने की प्रक्रिया तो नियमन, बाहर के अनुसार रखने की प्रक्रिया संरूपक, और जैसा हमारे अंदर लवण और जल की सांद्रता फिक्स बनाए रखने की प्रक्रिया वो है नियामक। ये तीन टर्मिनोलॉजी ये आगे थोड़ी सी काम आएगी। इसके बाद उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ, तीन मुख्य उत्सर्जी पदार्थ देखे गए हैं, एक अमोनिया, एक यूरिया और एक यूरिक अम्ल। कैसे? सबसे पहले जो उद्विकास हुआ, उस उद्विकास के अंदर जो लोअर प्राणी थे, ठीक है, उन लोअर प्राणियों के अंदर अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता था। कैसे कि अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसके निकलने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो जल में रहने वाले जीव थे पहले वाले, जैसे प्रोटोजोआ, जैसे पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। धीरे धीरे उद्विकास के दौरान हम जल से स्थल पर आए, तो स्थल पर हमें इतना पानी मिलता नहीं था, हमारे बॉडी के अंदर इतना पानी नहीं रहता जितना कि जल वाले प्राणी के अंदर रहता है, तो हमें अपने उत्सर्जी पदार्थों को बदलने की आवश्यकता महसूस की। तो हमने अमोनिया से यूरिया और यूरिक अम्ल के अंदर आ गए। अब यूरिया और यूरिक अम्ल के अंदर यूरिया जो है वो ज्यादा विषाक्त है, किसके कंपैरिजन में? यूरिक अम्ल के कंपैरिजन में। और इन तीनों का कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा विषाक्त अमोनिया, उससे कम यूरिया, सबसे कम यूरिक अम्ल। अब जो सबसे ज्यादा विषाक्त होगा उसको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, जैसे अमोनिया को सबसे ज्यादा, यूरिया को उससे कम और यूरिक अम्ल को उससे भी कम। उत्सर्जन के लिए पानी की आवश्यकता होगी। उत्सर्जी अंग के रूप में जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि भाई प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, डिनोफोरा ये सब सामान्य सतह से उत्सर्जन कर देते हैं। सबसे पहले ज्वाला कोशिकाएं बनी, प्लेटिहेल्मिन्थेस में, एस्केलेमिन्थेस के अंदर रेनेट कोशिकाएं बनी, उसके बाद एनेलिडा के अंदर रकक बने, मेलपिजिनिलिकाएं आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्का के अंदर भोजनस ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड ये सब थी। इकोनॉर्मेटा में सामान्य सतह के द्वारा होता था, उत्सर्जन वहां थे नहीं। ये सब चीजें पढ़ने पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे किडनी की ओर हमारा जो
उत्सर्जी अंग है वो विकसित होने लगा। तो साइक्लोस्टोमेट जो था उसके अंदर एक शुरुआत हुई वहां से। वो शुरुआत किस रूप में हुई? एक किडनी आकार की या फिर एक सेम के दाने के आकार की संरचना विकसित हुई इस प्रकार की साइक्लोस्टोमेट के अंदर, उसे कहा गया नेफ्रोटोम। वहां से किडनी की शुरुआत हुई और हमारे तक आते आते जब हम स्तनधारी मनुष्य तक आए तो हमारे अंदर मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी विकसित हुई। कैसे हुआ? ये नेफ्रोटोम था, ये नेफ्रोटोम साइक्लोस्टोमेट प्रयोग के अंदर तो क्या हुआ, पूरा का पूरा किडनी के अंदर विकसित हो जाता, तो उसे आदि वृक्क कहते हैं, उसे आदि वृक्क कहा जाता। अब धीरे धीरे विकास के दौरान इसके ऊपरी भाग, इसके मध्य भाग और निचले भाग से किडनी का निर्माण होने लगा। तो अंत कहता है कि स्तनधारियों के अंदर भ्रूणी नेफ्रोटोम के निचले भाग से वृक्क का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो इस नेफ्रोटोम के निचले भाग से जो किडनी बनती है उसी को कहा जाता है मेटानेफ्रिक किडनी। तो मनुष्य के अंदर जो किडनी का प्रकार है वो मेटानेफ्रिक किडनी है। तो इसके साथ अपने ये टर्मिनोलॉजी और ये तीन उत्सर्जक पदार्थ को देखा। इनके अंदर क्या सवाल पूछे जाते हैं? इनकी विषाक्तता, इनके अलावा जल की आवश्यकता, इनके उदाहरण में कुछ नहीं है। अमोनिया के अंदर अस्थिर मछलियां हुई, उभयचर हुए, जलीय जो आर्थ्रोपोडा है वो हुए, यूरिया के अंदर अपन स्तनधारी है, ये सब चीजें, स्थल के अंदर रहने वाले जो आर्थ्रोपोड है वो हुए, यूरिक अम्ल के अंदर सरीसृप हुए, जो पक्षियों की पीठ होती है वो यूरिक अम्ल होती है, पक्षी हुए, कीट हुए, घोंघे हुए स्थल के ऊपर रहने वाले, ये सब चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। इसके बाद हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखते हैं कि क्या क्या रहता है। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंदर देखो, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग, ये चीजें होती है। अब इनकी स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो एक जोड़ी वृक्क है वो पश्च भित्ति से लगे हुए होते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर, ये है। अब इनकी जो स्थिति होती है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है। कैसे? कि भी हमारे अंदर जो लीवर होता है वो राइट साइड में होता है, तो राइट साइड की जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे चली जाती है, ये दिखाई हुई है, और लेफ्ट साइड की किडनी अपनी जगह पर रहती है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। एक चीज और, हमारे अंदर जो हमारा उदर है उसके अंदर जो भित्तियां होती है, तो सबसे आंतरिक भित्ति जो होती है उसको पेरिटोनियम कहा जाता है। तो पृष्ठ भित्ति से लगे हुए होते हैं हमारे जो वृक्क है वो पृष्ठ भित्ति से। अब यहाँ पर ये किस प्रकार लगे होते हैं? मान लो मैं अंदर की जो लेयर है पेरिटोनियम उसको ऐसा मानूं, तो पेरिटोनियम से ये जो वृक्क है वो ऐसे लगा होता है, यानी कि ये जो वृक्क है उसकी आगे वाली यानी अधर सतह जो होगी वो पेरिटोनियम से आवृत होगी, और इसकी पृष्ठ सतह है वो सीधी पृष्ठ भित्ति से लगी हुई होगी, उसका पेरिटोनियम से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस प्रकार के ऑर्गन जो केवल अधर सतह पर पेरिटोनियम झिल्ली से आवृत होते हैं, इस प्रकार के ऑर्गन को रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहा जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हिंदी में भी यही कहेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल अंग उसे कहते हैं, जिसके अंदर एक किडनी हमारी आती है। उसके पश्चात मूत्रवाहिनी एक एक वृक्क से निकलती है और आगे जाके एक थैलेनुमा संरचना के अंदर खुलती है, जिसे कहते हैं मूत्राशय। यहाँ पर इसकी तिरछी ओपनिंग होती है, तिरछी, सीधी नहीं होती, उसका भी कारण आगे देखेंगे। इसके बाद आता है मूत्राशय और फिर मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग पर एक दो चीजें काम की बात है कि ये जो मूत्रमार्ग है ये महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होता है। कैसे? लंबाई के आधार पर देखें तो मादा के अंदर ये लंबाई में थोड़ा छोटा होता है, करीबन 3 से 4 सेंटीमीटर का, ये यूरेथ्रा होता है ये। इसीलिए महिला के अंदर जो यूटीआई होती है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो मेल की तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके पश्चात नर के अंदर देखें तो नर के अंदर जो यूरेथ्रा है या फिर मूत्रमार्ग है 3 भागों में बंटा हुआ है, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइन। अब जब प्रजनन तंत्र को देखते हैं तो प्रजनन तंत्र के अंदर पुरुष ग्रंथि पड़ते हैं, प्रोस्टेट, जो चारों लिपटी हुई होती है और बीच में से मूत्रभाग निकलता है। तो जहां जहां तक प्रोस्टेट है वहां वहां जो यूरेथ्रा होगा वो होगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। फिर मेम्ब्रेनस छोटा सा पार्ट होता है करीबन आधे से 1 सेंटीमीटर, वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और फिर जो शिश्नीय भाग होता है वहां से भी यूरेथ्रा निकलता है, उसे कहते हैं पेनाइन यूरेथ्रा, ये करीबन 15 सेंटीमीटर।
तो इतनी लंबे होने का एक फायदा ये है कि जो बैक्टीरिया और वायरस के जो संक्रमण है वो यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, किसकी तुलना में, मादा की तुलना में। इसीलिए जो यूटीआई होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो मादा के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं नर की तुलना में। तो ये यूरेथ्रा का हमने देखा। इसके बाद एक देखते हैं मूत्राशय को, कि मूत्राशय के अंदर क्या होता है। तो मूत्राशय के अंदर मूत्र का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है। अब करीबन जो संसूचना होती है मूत्र की वो तो 200 से 250 ml के आसपास आते हैं। भरीजने के पश्चात भी क्या होता है, उसकी संसूचना मिल जाती है हमारे दिमाग को, तो मूत्र को निकालने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है। वो एक तंत्रिका का पोर्शन है। यहाँ पर क्या होता है, तनावग्राही पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो थोड़े खींचते हैं, वो खींचते हैं तो हमारे तंत्रिका तंत्र को संदेश मिलता है कि यहाँ पर मूत्र भरा जा चुका है, और फिर इसको क्या करो, इसको संकुचित करो जिससे कि मूत्र को बाहर निकाला जाए। और इसके अलावा इसकी जो भित्ति है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, बाह्य, मध्य और आंतरिक। बाह्य भित्ति पेरिटोनियम सिरोसा, मध्यम अरेखित पेशी स्तर, और आंतरिक है वो श्लेष्मिका स्तर की बनी हुई होती है। ये पेरिटोनियम वही है जो अपन ने पढ़ा, जो अपने उधर की जो भित्ति है उसके अंदर जो पेरिटोनियम पढ़ा था, ये वही पेरिटोनियम सिरोसा स्तर। इसके अलावा एक संक्रमण उपकला होती है, जब आपने ऊतक का चैप्टर पढ़ा होगा 11th के अंदर, तो उसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम आती है, जो उपकला ऊतक का एक विशेष प्रकार होता है, जो इस हमारे उत्सर्ज तंत्र के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। एक यहाँ पर रिनल पैलिस पोर्शन होता है, वो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। वहां पे इसके पश्चात मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, और जो नर का प्रोस्टेटिक पार्ट होता है वहां पर, बस वहां तक ये ट्रांजिशनल उपकला पाई जाती है। ट्रांजिशनल उपकला जो होती है उसके अंदर फैलने और सिकुड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है ट्रांजिशनल उपकला के अंदर, ठीक है। तो ये पोर्शन भी एक है कि ट्रांजिशनल उपकला कहाँ पाई जाती है। तो मुख्यतः अगर अपन कहना चाहे तो मूत्राशय और मूत्रवाहिनी, इसके अलावा एक रिनल पैलिस वाला पोर्शन, और एक जो नर वाला प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है उसके थोड़े से भाग के अंदर ये पाया जाता है। ये अपन ने देखा इसके अंदर। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, किडनी की बात करते हैं। ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है। और अभी तक अपन ने क्या देखा कि किडनी पृष्ठ भित्ति पर लगी हुई होती है, पृष्ठ भित्ति पर कशेरुक गंड के दोनों ओर, और दाईं किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, किसके कारण, लीवर के कारण, और बाईं किडनी अपनी जगह पर होती है। इसकी जो पोजीशन है वो हमारी जो कशेरुकाएं हैं उसके आधार पर भी बताई गई है। जैसे हमारी कशेरुकों की संख्या वयस्क अवस्था में टोटल 26 होती है। 26 कशेरुकों को हम कैसे देखते हैं कि हमारा जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है कशेरुक वो 7 होती है। इसके पश्चात थोरेसिक वक्षीय कशेरुक ये 12, लंबर कटी कशेरुक ये होती है 5। वो आगे की बात है। अभी पढ़ देते हैं कि T12 से L3 यानी कि अंतिम वक्षीय कशेरुक से लेके तीसरी कटी कशेरुक तक ये एक लेवल है। इस लेवल के अंदर हमारी दोनों किडनियां पाई जाती है। ये लेवल अपने याद रखना है। किडनी का भार 120 से 170 ग्राम। इसके बाद इसकी ये डायमेंशन, इसकी लंबाई, मोटाई और चौड़ाई। इसकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ये इसके थोड़े पोर्शन हमने देखे। इसके बाद हम मुख्य रूप से देखते हैं एक वृक्क को, एक वृक्क के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए एक वृक्क जो होता है वो बाहर से व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर श्वेत तंतुमय संयोजक से बना होता है, यानी कोलेजन फाइबर से, और साथ साथ में इसके ऊपर एडिपोज टिश्यू भी होता है, यानी वसा होता है इसके अंदर पाया जाता है। मेन पोर्शन जो इस वृक्क का है वो 2 भागों में बटा होता है, एक कॉर्टेक्स वाला भाग और एक मेडुला वाला भाग, 2 भाग के अंदर। अब क्या है, कॉर्टेक्स वाला भाग है बाहर की ओर होगा, मेडुला वाला भाग अंदर की ओर होगा। इस चीज को आगे समझेंगे, पहले 2 चीजों को पढ़ लेते हैं कि एक तो है ये पिरामिड जैसी संरचना है ये, और एक ये प्यालेनुमा संरचना ये वाला। ये तो पिरामिड जैसी, और एक ही प्यालेनुमा संरचना। ये 2 चीजें देखेंगे पहले। इनके पहले नामकरण कर देते हैं। ये वृक्कीय पिरामिड,
और ये प्यालेनुमा संरचना ये वर्तिनी के स्तंभ, ये दो चीजें, वर्तिनी के स्तंभ और वृक्कीय पिरामिड। अब देखिए ये जो पिरामिड वाला भाग है, ये पिरामिड वाला भाग जो है ये मध्यांश का भाग होता है। अब ये एक दूसरे के अंदर ऐसे अंतरांगुल युक्त होके फंसे हुए रहते हैं। कैसे कि भाई ये जो प्यालेनुमा संरचना है, वर्तिनी के स्तंभ, ये वृक्कीय बाहर वाला भाग है, बलकुटीय भाग है, और इसके अंदर ये जो पिरामिड वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर अंदर धंसा हुआ है ऐसे, इस प्रकार से, यानी कि कॉर्टेक्स और मेडुला एक दूसरे में धंसे हुए हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है हमारी किडनी की। तो ये पिरामिड वाला भाग है, ये तो है मध्यांश का, और ये बलकुट वाला भाग है ये किसका है, ये वर्तिनी के स्तंभ वाला भाग है, यानी कि इसके अंदर धंसा हुआ, और पिरामिड है ये वर्तिनी के स्तंभ के अंदर धंसे हुए। इस प्रकार इसको माना जा सकता है। अब एक बात आती है बलकुटीय भाग की, कि बलकुटीय भाग जो होता है वो दानेदार दिखाई देता है, ठीक है, और गहरे लाल रंग का भी होता है, ठीक है, और जो मध्यांश वाला भाग है वो दानेदार नहीं होता है। इसके पश्चात ये हमारा जो वृक्क है, इस वृक्क की एक बाहरी सतह एक आंतरिक सतह। तो जो बाहरी सतह होती है वो उत्तल होती है, आंतरिक सतह थोड़ी अवतल होती है। और आंतरिक सतह जो होती है उस आंतरिक सतह पर एक छिछला गड्ढा पाया जाता है, ये आंतरिक सतह पर एक गड्ढानुमा संरचना होती है। इसी को कहा जाता है वृक्कश्रोणी या फिर रीनल पेल्विस। वृक्कश्रोणी वह स्थल है जहां से कुछ संरचनाएं बाहर निकलती है और कुछ संरचनाएं अंदर जाती है। कुछ संरचनाओं को अपन देख लेते जो अपने काम की है, जिसके अंदर एक है वृक्क की धमनी, यानी कि रीनल आर्टरी, ये यहाँ पे प्रवेश करती है, तंत्रिका यहाँ पे प्रवेश करती है, वृक्क शिरा यहाँ से निकलती है, यानी कि रीनल वेन यहाँ से निकलती है, और लसिका वाहिनी भी यहाँ से निकलती है। लसिका का काम तो एक ही होता है कि वो अंग से हृदय की ओर जाती है लसिका, तो यहाँ से वो निकलेगी। इसके अलावा मुख्य संरचना जो वृक्क की है, जो हमारे उत्सर्जन तंत्र की, वो है यूरेटर या फिर मूत्रवाहिनी, जो भी क्या करती है, ये जो रीनल पेल्विस वाला रीजन है यहाँ से बाहर निकलती है। ये चीज अपन ने देखी यहाँ पर। तो ये दो क्वेश्चन हो गए इसके। अब देखो थोड़ा सा इसको देखने के बाद अपन मुख्य जो इसकी नेफ्रॉन वाला पोर्शन है, यानी कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसको थोड़ा देखते हैं। उसके पश्चात इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। एक वृक्क के अंदर करीबन 10 से 12 लाख नेफ्रॉन या फिर 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये इसका संख्यात्मक विवरण है। ये जो नेफ्रॉन होता है यही मूत्र का निर्माण करता है। अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी थोड़ी उपकला देख लेते हैं, फिर इसके प्रकार देखेंगे। उसके पश्चात हम ये जो दानेदार संरचना है यहाँ पर आएंगे कि ये क्या भाग है। देखिए ये जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन किस से मिला हुआ है। सबसे पहले आता है बोमन कैप्सूल, उसके पश्चात ग्रीवा वाला भाग, फिर समीपस्थ कुंडलिक नलिका, फिर लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले का लूप, फिर दूरस्थ कुंडलिक नलिका, और फिर संग्राहक नलिका। ये इसका इतना सा इसके इतने भाग होते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ धमनिकाएं भी लिखी हुई है, ये क्या चीज है। तो पहले अपन एक चीज को क्लियर करते हैं, इतने से पोर्शन को बस, जिसके अंदर कुछ धमनिकाएं हैं, एक गुच्छा बना हुआ है धमनिकाओं का, केशिकाओं का, और जिसे कहा गया ग्लोमेरुलस। तो हम ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल इनको संयुक्त रूप से देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या चीज है कि एक चीज आती है जो यहाँ पर लिखी हुई वृक्क कणिका। हमने जो कॉर्टेक्स के अंदर दानेनुमा संरचना देखी वो आखिरकार है क्या। तो ये दानेनुमा संरचना जो होती है तो बोमन कैप्सूल और उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है उन दोनों के संयोग को ही बोला जाता है उसे। यही वो दानेदार संरचना है जो हमें वृक्क के कॉर्टेक्स के अंदर दिखाई देती है। ये जो यहाँ पर दानेनुमा संरचना है ये वही है। इसी को वृक्क कणिका बोलते हैं, या फिर इसको मेलपिजियन बॉडी या फिर मेलपिटी काय भी बोलते हैं, या फिर वृक्क कणिका भी बोला जाता है, ये इसके नाम है। तो यही वो पोर्शन है जो यहाँ पर दाने दाने के रूप में हमें दिख रहा है।
फिर ग्रीवा वाला भाग, फिर पीसीटी या फिर समीपस्थ कुंडली नलिका, फिर हेनले लूप, डीसीटी और संग्राहक नलिका। बेसिकली संग्राहक नलिका जो है वो संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हजारों नेफ्रॉन मिलके या 200-300 नेफ्रॉन ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो वो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके एक संग्राहक नलिका के अंदर खुलते हैं। ये इसके अंदर चीज है। अब ये पढ़े नेफ्रॉन की एक संरचना पढ़ी। अब ये नेफ्रॉन हमारे रक्त के अंदर किस प्रकार से या फिर कितने प्रकार के हो सकते हैं वो देखते हैं। तो एक यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है नेफ्रॉन का। ये यहाँ पर 2 प्रकार के नेफ्रॉन बने हुए हैं। अंतर जो है वो हेनले लूप का है बस, ठीक है। देखो ये थे पीसीटी, ये डीसीटी, ये रक्तकणिका, पीसीटी और डीसीटी। हेनले लूप यहाँ छोटा है, यहाँ लंबा है, तो यहाँ पर ये मध्यांश का भाग है पिरामिड, उसके अंदर धंसा हुआ है ये हेनले लूप, यहाँ पर धंसा हुआ नहीं है। इस आधार पर ये 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। एक वे नेफ्रॉन जिनका मुख्यतः अधिकतम भाग थोड़े से हेनले लूप को छोड़ के हो भी सकता है हेनले लूप और नहीं भी हो सकता, यानी कि अधिकांश भाग इसका कॉर्टिकल के अंदर होता है, यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर होता है। तो इस प्रकार का नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाता है। यहाँ पर देखा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसको ए से इंडिकेट किया हमने। इसके बाद अपन ने बी देखा जिसका हेनले लूप मुख्यतः अंदर धंसा हुआ है। अब इसको कहा जाता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इसका जो हेनले लूप है वो पिरामिड के अंदर धंसा हुआ है। ये 2 प्रकार के नेफ्रॉन हुए। अब यहाँ पर ये 2 प्रकार के नेफ्रॉन क्यों हो गए, तो उसकी चर्चा आगे होगी कि भाई एक का काम तो मूत्र को सांद्रित करना होता है और एक का काम मूत्र का निर्माण करना होता है बस। अब ये जो धमनिका देखी अपन ने, ये धमनिका आखिर है क्या, तो हम देखते हैं कि वृक्क धमनी यहाँ पर क्या करती है, प्रवेश करती है वृक्क के अंदर प्रवेश करके वो धमनी से धमनिकाओं के अंदर बढ़ेगी और उसकी और शाखाएं होंगी आगे। तो जो शाखा एक नेफ्रॉन के पास आती है वो शाखा कहलाती है आगे वाली धमनिका। एक गुच्छा बनाती है वोमेन कैप्सूल के अंदर और फिर वहां से बाहर निकल जाती है अपवाही धमनिका के रूप में। ये अपवाही धमनिका इसके रूप में बाहर निकल जाती है। तो देखिए अपवाही धमनिका जो है ये पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, इनके चारों ओर इसका अरेंजमेंट, इनका जो विन्यास है वो कैसा होगा, वो 2 प्रकार से होता है, मूत्र के निर्माण के आधार पर और मूत्र के सांद्रण के आधार पर। और वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा नेफ्रॉन के अंदर। अब कई जगह क्या होता है कि ये अपवाही धमनिका जो होती है वो एक गुच्छा बना लेती है इस टाइप का। ये गुच्छनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पे लिखा हुआ परिनलिका केशिका जाल। ये कौन बनाते हैं, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये इसके अंदर बनती है और इनका काम मूत्र का बस निर्माण करना होता है। इसके बाद आती है मूत्र को सांद्रित करने की। तो कुछ नेफ्रॉन जो दूसरे प्रकार के हैं, जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, उसकी जो अपवाही धमनिका होती है वो हेनले लूप के समानांतर चल के और एक संरचना का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा वही है जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर मिलेगी। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि यहाँ पर तो परिनलिका केशिका जाल बनेगा और यहाँ पर वासा रेक्टा बनेगी। ये 2 इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। तो ये अपन ने यहाँ पे देखे। इसके पश्चात देखो कुछ यहाँ पर उपकलाएं बनाई गई। इसका क्या अर्थ है, उपकला का यहाँ पे क्या उपयोग है, वो मूत्र के उस निर्माण से संबंधित है। देखो कैसे वोमन कैप्सूल जो होता है वो सरल सर्की उपकला का बना होता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें पदानुक कोशिकाएं कहते हैं, पोडोसाइट, जिन्हें पोडोसाइट कहा जाता है। जैसे वोमन कैप्सूल दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ये दोहरी झिल्ली होती है इसकी। तो इसकी जो आंतरिक या फिर झिल्ली होती है वो आंतरिक झिल्ली है वो विशेष प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है इस टाइप से। ये कहलाती है पोडोसाइट। ये एक प्रकार की सरल सर्की उपकलाई है जो रूपांतरित हो गई और इस प्रकार रूपांतरित हो जाती है कि इनके मध्य छिद्रों का निर्माण
हो जाता है और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से यहाँ पर रक्त है वो क्षमता है जिससे मूत्र का निर्माण होता है। ये जो ग्रीवा वाली कोशिकाएं, ग्रीवा वाली कोशिकाएं जो होती है उसके ऊपर पक्षमाप पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पक्षमाप क्या है। अब जब हमने उपकला ऊतक पढ़े थे, ठीक है, तो उपकला ऊतक के ऊपर पक्षमाप जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे गति का कार्य करते हैं। पक्षमाप क्या करके कुछ कोशिकाएं होती है यहाँ पे जो फिल्ट्रेट चलेगा उस फिल्ट्रेट को वो आगे गति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात पीसीटी समीपस्थ कुंडली नलिका, यहाँ पर सूक्ष्माणु युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। अब सूक्ष्माणु यहाँ पे अवशोषण का काम करेगी इसलिए पाई जाती है। हैंडल लूप के अंदर सरल सर्किट उपकला और यहाँ पर पीसीटी के अंदर सरल घनाकार उपकला। और फिर बचा संग्राहक नलिका, तो संग्राहक नलिका के अंदर सरल घनाकार उपकला। तो ये कुछ उपकला ऊतक के रूपांतरण है जिनको अपने को ध्यान में रखना। कैसे, यहाँ पर सरल शक्ति उपकला, यहाँ पर कौन सी थी, पक्षमाप युक्त, यहाँ पर सूक्ष्मांकुर युक्त, ठीक है, यहाँ पर सरल शक्ति और यहाँ पर सरल घनाकार, यहाँ पर सरल घनाकार। यानी कि ये कैसी है, ये सीलिएटेड है, गति है इनके अंदर पाई जाती है। ये अवशोषण के लिए, ये सामान्य यहाँ पर गति होगी बस, यहाँ पर कोई ऐसा एडेप्टेशन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप से सरल शक्ति उपकला है। यहाँ पर सरल घनाकार, यहाँ पर भी सरल घनाकार। तो ये चीज अपन ने देखी। इसके पश्चात ये दो प्रकार के नेफ्रॉन देखे। उत्सर्जन तंत्र के अंदर अपन ने मूत्राशय के बारे में देखा, मूत्र वाहिनी के बारे में देखा और ये जो वृक्क है इस वृक्क के बारे में देखा। अब इसके बाद मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर 3 प्रक्रियाएं होती है, परानिष्कंदन, चयनात्मक पुनरावशोषण और नलिकीय स्त्रवण। ये तीनों प्रक्रियाएं हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।